कहाँ से आए हो भागे भागे? नहीं सर, घर में ही था। ऑल राइट गाइस। तो एक्चुअली ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ना मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोगों को किस चीज़ पे लाइव करना है, तो दो टॉपिक्स रखे थे उसमें। एक था, एक मिनट खोल रहा हूँ मैं। हाँ, बिगेस्ट लूप होल्स इन इंडियन माइंडसेट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, और दूसरा था मिस्टेक्स दैट अ बिगिनर मेक्स इन देयर फर्स्ट 2-3 years ऑफ बॉडी बिल्डिंग। वैसे तो दोनों ही सॉलिड टॉपिक्स थे, और मतलब इसमें जो पहला था बिगेस्ट लूप होल्स इन इंडियन माइंडसेट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, उसको ज़्यादा वोटिंग आई थी। तो मुझे लगा नहीं कि यार हमें मतलब यू you नो कि एक चीज़ पे लाइव करना चाहिए, बिकॉज दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो हम्म, आई थॉट कि चलो पॉडकास्ट ही कर लेते हैं। हाँ। ऑलराइट। तो गाइस देखो, रमन को आप सब जानती हो, जो जो मुझे फॉलो करते हो, कोई दो राय है ही नहीं। रमन की अपनी एक बहुत ही कल्ट सॉलिड फॉलोइंग है। कल्ट है पूरा रमन का। और किसी चीज पे यू नो हम्म यार, चलो, होता रहता है। कॉल आ रही थी, मैंने ऑफलाइन कर दिया कॉल आते आते। ऑलराइट गाइस, तो देखो, मी एज अ कोच एंड रमन एज एन एथलीट, जो जो लूप होल्स या जो जो गलतियां हमसे हुई हैं, राइट, वही इस लाइव को जस्टिफाई करने के लिए बहुत है, इस पॉडकास्ट के लिए वही बहुत है। और इस पॉडकास्ट का जो हम नामकरण करने जा रहे हैं, दैट इज बॉडी बिल्डिंग एंड ब्रेन्स। बेसिकली बॉडी बिल्डिंग भी है, दिमाग की बातें भी हैं कि कैसे आपको एक हेल्दी बॉडी बिल्डिंग करनी है। और ऑब्वियसली हमारे जो वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको नहीं करने हैं, जो हमने करके हाँ, देख लिए लेकिन आपने नहीं करने हैं, वो सारी चीजें भी हम इसमें डिस्कस करते जाएंगे। और शुरू इसी चीज से करते हैं यार रमन, कोई एक ऐसी चीज उठाओ, राइट, कि जो आज भी अगर तुम्हें याद आ जाए कि यार मतलब वो होनी ही नहीं चाहिए थी बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन हो गई। मेरे करियर में हाँ। मेरे को सबवे नहीं जाना था बस। सबवे नहीं जाना था। मेरे को उस दिन जलंधर ही नहीं जाना था। सबवे जाना था तो। ओहो हो, वो होते हैं ना कि जब चार यार दोस्त बैठे होते हैं ना, और वो आपस में बातें करते हैं यार कि मतलब गांडू काम तो बहुत करे हैं ना, लेकिन इससे गांडू कोई नहीं करा। हाँ, इससे दैट कुछ नहीं करा। दैट वाज द टिपिकल मोमेंट। भाई, रमन वाज फ्रेश। रमन उससे पहले कौन से शो में जीते थे? हम थाईलैंड वाले शो में जीते थे ना। आइलैंड शो वाले शो में, हाँ, हाँ मार्च था, में। मार्च, थाईलैंड वाज गोल्ड, राइट। और उसके बाद हम सीधा सपाट लग गए उसके बाद करने प्रेपरेशन मुंबई की एमेच्योर ओलंपिया 2022। तो बहुत अच्छी तैयारी, मतलब बहुत अच्छी तैयारी। आई थिंक कि पहली बार रमन ने भी ऑफ सीजन में इतना एफर्ट, मैंने एज अ कोच, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और एज अ ट्रेनर, दोनों तौर पे वो हमारा बेस्ट एफर्ट था, बेस्ट एफर्ट था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट रमन, एक चीज बताऊं, जो भी हुआ ना, जैसे भी हुआ, मुझे उस टाइम पे बुरा लगा, लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं है उन चीज़ों का, बिकॉज वहां से बहुत चीज़ें सीखने को मिली। खैर उसके अगले कंपटीशन में भी सीखने को मिला, लेकिन हम्म, वहाँ बहुत चीज़ें सीखने को मिली हमें। एंड यू नो हमारा दोनों का यही रहा है यार, मतलब कभी जीत कभी बकचोदी, है ना। हाँ, हाँ। जीते हैं तो ठोक के जीते हैं, और हारे हैं तो पूरी बकचोदी की वजह से हारे हैं। मतलब ऐसा नहीं हुआ आज तक, ऐसा नहीं हुआ रमन कि हमने तैयारी की हो और हम हारे हों। अरे हो, कभी ऐसा होता नहीं है। हाँ, हाँ। जब तैयारी नहीं होती, बकचोदी हो जाती है, फिर कोई ना कोई ले जाता है और हाँ। बट प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, अभी 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 वहां पे नहीं, अभी वहां पे नहीं, अभी तो बात बाकी है कि जलंधर वाला इंसिडेंट क्या था, वो तुम अपनी जुबान से खुद बताओगे। जलंधर वाला इंसिडेंट वो था कि मैं तो सुबह उठ के गया था, मैं और अपना पहला। आवाज थोड़ी सी ऊंची रखना अपनी। हाँ, मैंने अपनी पहली मील ले ली, उसके बाद भूख लगी मेरे को। अभी दूसरा मील खाते खाते सारे चले गए सबवे, तो मैं भी घुस गया अंदर। मैं भी बैठा बैठा बैठा, मैं क्या करूँ क्या करूँ।
तो मैंने दूसरी मील वहीं पे खा ली। उसके बाद मैंने देखा कुकीज़। मैंने सोचा कि यार अभी तक घूमना फिरना होगा तो एक ही खा लेता हूँ, उसके बाद नहीं खाऊंगा। जब मैंने एक खाई तो वो शुगर रश जो है मेरे बॉडी में चढ़ गया, मेरे दिमाग में चढ़ गया, और मेरे को उसका जो क्रेविंग बहुत ज़्यादा आने लगा। तो मैं ढूंढता रहा कि यार नेक्स्ट सबवे कब आएगा, नेक्स्ट सबवे कब आएगा, नेक्स्ट सबवे कब आएगा। तब मैंने जब नेक्स्ट सबवे देखा, मैं उतरा। मैंने पता नहीं क्यों मेरा दिमाग खराब हो गया। तब जो जो होते हैं शराबी, उनको शराब नहीं मिलती, वो पागल होते हैं। जब उनको मिलता है तो 10 बोतल एक ही साथ ले लेते, तब मैंने 10 कुकीज एक ही साथ पैक कर ली। मैं बोल रहा खाऊंगा और क्या, वो निकाल दूंगा नेक्स्ट डे वर्कआउट में। अभी मेरा क्या है कि मैंने खा ली 10 कुकीज जाते जाते। जब मैंने खा ली तो मैं बैठा हूँ ऑडिटोरियम में, देख रहा हूँ शो। जब मैं उठ के चल रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है मेरा बॉडी भारी हो रहा है, मेरा लेग्स भारी हो रहे हैं, मेरा बॉडी भारी हो रहा है। मेरे को पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है यार। मैं जब चल रहा, मेरे को लग रहा है कि मैं कोई लोड लेके चल रहा हूँ अपने बॉडी के ऊपर। तो ऐसा था कि जब से सुबह उठा और मैंने वर्कआउट करने गया, तो मेरा बॉडी ऐसा था कि मैं मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ। इतना पंप हो गया था कि मैं मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाथ पैर चेस्ट, मुंह को, मुंह तक आ रहे हैं पूरा, भाई क्या ही हो रहा है पंप। बट ये हुआ था कि इतना ज्यादा वाटर रिटेंशन हो गया था कि मेरा बॉडी वेट 98 से 106 चला। तो बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन हो गया था शुगर की वजह से, और वो भी रिफाइंड शुगर। उसके उसके बाद जितने भी कचरे थे, इन्फ्लेमेशन बॉडी में पूरा हाई होगा, मुझे पता है, क्योंकि वो सारे हायर इन्फ्लेमेशन प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बॉडी को कोप अप करने के लिए 2-3 दिन चाहिए होगा टू फ्लश आउट ऑल द इन्फ्लेमेशन। हम्म, और फिर और उस टाइम में, हाँ उस टाइम में टाइम भी नहीं था। तो अगर इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए थोड़ा नॉर्मल डाइटिंग पे भी जाने के लिए टाइम नहीं था। तो अगर जीरो कार्ब करते भी हैं तो इन्फ्लेमेशन जाएगा नहीं, क्योंकि बॉडी इन्फ्लेमेट होती रहेगी, क्योंकि हम लोग जीरो कार्ब्स में हैं। तो हम इतने स्वीट स्पॉट में थे कि हम लोग को मरना ही। तो ना ही साइंस काम कर सकता है, क्योंकि टाइम के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या ही बोलूं मैं। और सबसे फनी बात पता है क्या है, जो जब जलंधर से वापस आए उस रात तो मुझे नहीं पता चला कि ये कार्रवाई हुई है। और अगले दिन सुबह रमन गया वर्कआउट करने और मैं था ऑफिस में, और रमन मुझे चेक इन भेज रहा है। और चेक इन में रमन बोल रहा है मेरे को, सर आज पंप बहुत सॉलिड था। मेरे दिमाग की घंटी तभी बज चुकी थी कि काम हो गया, क्योंकि मुझे विजिबली वाटर रिटेंशन दिख रहा था, बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन दिख रहा था। एंड आई थिंक कि यू नो वो चीज़ ऐसी थी कि वहां से रिवर्स करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आप सोचते हो कि यार चलो अब जो होना था हो गया, अब देख ही लेते हैं क्या ही होता है। तो लेकिन तो जो मैं उस, हाँ हाँ। दो हमारी जो सबसे बेस्ट शोइंग्स आज तक की रही हैं, एक तो लास्ट वाला दिल्ली शेरू क्लासिक और एक थाईलैंड। और वो दोनों ऐसी थी रमन जब हमें प्रेपरेशन के लिए ढंग से 16 वीक मिले भी, और हमने एफर्ट डाला भी। थाईलैंड में हालांकि 16 वीक नहीं मिले थे, लेकिन वहाँ डाइटिंग वाज टोटली स्पॉट ऑन। हाँ, थाईलैंड में 3 हफ्ते मिलेंगे हाँ। तुम्हें, हो गया। हाँ क्योंकि ठीक था, पहले भी ठीक था, लेकिन मतलब 5 हफ्ते पहले हमने एक तरह से प्रेप स्टार्ट करा था, और 5 या 6 हफ्ते पहले। और एक्चुअल डाइटिंग प्रोसेस में जो हमने जीरो कार बाद में पुश करा उस टाइम पे हो गया, बिकॉज पहले से चीज़ें ना मतलब चली आ रही थी, एक तरह से चैनलाइज तरीके से चली आ रही थी, और लेकिन वहाँ पे जाके सॉलिड हो गया। और देन शेरू क्लासिक 2024, वो भी इट वाज अ पार परफेक्ट प्रेप। मतलब उससे ज़्यादा बेटर प्रेप हमारी नहीं हुई है टू बी ऑनेस्ट, कोई भी प्रेप। और चलो इस बार का अब इ- इस बार का भी नो कमेंट्स है। हाँ 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 हाँ। नहीं, बट मैं एक चीज अपने खुद के ट्रैक रिकॉर्ड को देख के मैं सोचता रहता हूँ कि ये सारे मिस्टेक्स अगर नहीं होते तो मैं प्रो बन जाता, और ये सब हो जाता और वो हो जाता। तो मैं इसका जो बोलते हैं कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छा साइड भी होता है उस चीज का, कि वो बुरा कुछ अच्छे के लिए होता है। तो मैं उस पॉजिटिव साइड को टैप इन करने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था क्या पॉजिटिव हो रहा है इस चीज से। कंटिन्यूअसली लूजिंग, बिकॉज इफ यू आर नॉट विनिंग प्रो कार्ड, मतलब यू आर लूजिंग ओनली। क्योंकि टारगेट वही है कि आपको प्रो कार्ड मिलना है, आप पास या फेल। तो आपको फास्ट आने से अगर आपको प्रो नहीं मिला तब देन अगेन यूर एमेच्योर।
तो आपका प्रो स्टेटस लगा ही नहीं है, तो आप जितना मर्जी बोल लो आप मैं प्रो एथलीट हूँ, अगर आपको प्रो कार्ड नहीं मिला मतलब प्रो एथलीट हो ही नहीं अब तक। तो वो सिंपल बात है। तो मैं देन मेरे को लगा कि मेरे को तभी मिलेगा जब मेरा माइंडसेट प्रो लेवल वाली होगी। एब्सोल्युटली। ये मेरे को इस प्रेप के बाद मेरे मेरे को हुआ कि यार मैं जीत क्यों नहीं रहा। अभी मेरा तो इतना नहीं कि मसल मास मेरा कम है या मेरे को साइज पुट ऑन करना है कि मेरे को टाइम चाहिए, या मेरे को बस वो है कि कंडीशनिंग आएगी जब आप सफर करोगे। सफर तभी कर पाओगे जब आपके माइंडसेट ऑन पॉइंट रहे। माइंड तो ओवर मैटर, दैट इज द थिंग। माइंड ओवर। हाँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज बहुत सारे लोग ना हमेशा सरकमस्टांसिस को लेके आते हैं, है ना, या सरकमस्टांसिस का हवाला देते हैं। लेकिन इस बार जो तुम्हारी प्रेप थी ना, वहाँ पे मुझे, ठीक है हम थर्ड आए नो डाउट, लेकिन यू नो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, जहाँ पे जो मैंने तुम्हारे माइंडसेट में देखी चेंज देखा, दैट यू नेवर ब्लेम द सर्कमस्टांसिस, यू जस्ट मेंशन द सर्कमस्टांसिस, बट तुमने ब्लेम नहीं किया कि उसकी वजह से। ठीक है, मेरे ख्याल से जब हम वहां पे बैक स्टेज पे बैठे थे, है ना, पोजीशनिंग के बाद, राइट, पोजीशन आई, हम बैठे, और तुमने सिर्फ एक चीज पूछी, सर ठीक था, जैसा मतलब पैकेज था वैसी प्लेसिंग थी, आई सेड यस, और काम खत्म। उसके बाद खत्म, उसके बाद कोई कॉन्वर्सेशन नहीं। तुम अपने घर, मैं अपने घर, और उसके बाद हमने आगे का प्लान किया, दिल्ली शो का प्लान किया, और चीज़ें चल रही हैं अभी। और बहुत बार ना हम, बहुत सारे एथलीट्स जो हमें इस टाइम पे सुन रहे होंगे, वो बेसिकली एमेच्योर्स हैं या बिगिनर्स हैं। भाई देखो, जज कभी भी नहीं सुनेगा। आप स्टेज पे जज को थोड़ी बता पाओगे कि भाई मेरे घर पे ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं थे, राइट, यू नो मुझे काम पे जाना होता है, उस वजह से मैं नहीं कर। नोबडी गिव्स अ शिट, राइट, बिकॉज यू आर competing एंड यू आर competing फॉर अ स्पॉट, राइट, एंड दैट स्पॉट इज गोइंग टू बी गिवन, वो उसी को मिलेगा जो उस दिन उस दिन अपना बेस्ट लेके आया स्टेज पे, जिसका बेस्ट दिख रहा है। इवन कि कई लोगों का बैक स्टेज तक बेस्ट दिख रहा होता है, स्टेज पे बेस्ट नहीं दिख रहा होता। सबसे बड़ी एग्जांपल जैसे रॉन, रॉन वाज सो डैम ऑन पॉइंट, दिल्ली 2023 शेरू क्लासिक, दैट ही वाज एट हिज बेस्ट शेप, लेकिन वो उस शेप को, आई डोंट नो, क्योंकि उस टाइम पे पहली बार आई थिंक आईएचएफएफ की स्टेज पे ना वो हुआ था कि इंडिविजुअल पोजिंग करने के लिए बुला रहे हैं पहले, फिर उसके बाद कंपैरिजन के लिए बुला रहे हैं। रॉन उस चीज को कोप अप नहीं कर पाया। तो रॉन फंबल्ड इन हिज पोजिंग, और फिर कॉल आउट आपके उसी हिसाब से आते हैं। जो चीज आप इंडिविजुअल पोजिंग में करके जाते हो, कॉल आउट उसी हिसाब से आते हैं, उसी हिसाब से आपको रोटेट किया जाता है। एंड वहां पे फिर जब ही गॉट टू द साइड लाइन्स, फिर वहां से वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो ही नहीं पाया। बैक स्टेज ही वॉज लुकिंग किलर, राइट, बट इट्स ऑल अबाउट द डे, उसी डे पे। और जो ये सबसे बड़ा लूप होल है इंडियन माइंडसेट ऑफ बॉडी बिल्डिंग में, कि इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग टू द मिस्टेक्स, गलती मानने की जगह हम हमेशा किस चीज पे भागते हैं, ब्लेम करने पे। और वो चीज नहीं होनी चाहिए। बिकॉज द सोल रीजन ऑफ लूजिंग इज यू ओनली। हम्म। खुद ही जिम्मेदार हो चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जब आप जीतते भी हो तो आप खुद पे क्रेडिट लेते हो, जब हारते भी तो खुद पे भी क्रेडिट लेना चाहिए कि अब मैं हारा अपनी वजह, मैं जीता भी अपनी वजह से। तो प्रॉब्लम वही होती है कि अगर आप खुद को ब्लेम करना नहीं सीखोगे तो आप अपनी फॉल्ट को नहीं ढूंढ पाओगे। आप हमेशा उसी चौड़ में रहोगे कि यार मैं तो सब जानता हूँ, मैं सब करता हूँ, ये बुरा है, वो जज का डिसीजन अच्छा नहीं है, ये इस जज ने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। यार कुछ ना, आप अगर आपको लग रहा है 19-20 से आप हार रहे हो तो 19-25 कर दो, ताकि नॉर्मल लोग भी बोले कि यार ये तो जीत रहे हैं। वन साइडेड। तो क्योंकि गोल वो नहीं है कि आपको प्रो कार्ड ही लेना है, गोल वो है कि आपको प्रो शोज में प्रो एथलीट्स को हरा के ओलंपिया जाके उधर आपको टॉप 16 रिप्लेसिंग लानी। उसका अगर आपका गोल ही उतना दूर है, अगर आप इधर एमेचर में ही कंप्लेन कर रहे हो तो आप तो जब जा ही नहीं पाओगे। अब बिगर थिंग में बिगर पॉलिटिक्स होता है जहाँ पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है अच्छे, वहां पे सारे अच्छे दिख रहे होंगे। हाँ। तो अगर आप इधर ही छोटे मोटे चीजों में अगर आप बोलोगे कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं नहीं जीत रहा हूँ। मैं अभी रियलाइज कर रहा हूँ कि इसी महीने में आपको अपना माइंड ट्रिप करा था जनवरी पूरा कि यार 16 वीक्स मतलब ब्लाइंडर्स ऑन।
अभी वो है कि अभी मेरा गोल है और मैं हूँ और बीच में कोई नहीं है। हाँ, और जो भी आए हटा दो साइड में, क्योंकि चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट हो जाए जून के बाद हो जाएगा आगे पीछे करके। हटने वाले खुद ही हट गए, तुम क्या हटाओगे? हाँ। ओहो भाई, छोड़ो। ये भी ना मतलब एक डार्क साइड है बॉडी बिल्डिंग की, है ना, यू नो, ब्रेकअप्स। लीव इट, आई एम नॉट गोइंग ऑन टू द डार्क साइड। ठीक है, लेकिन देखो यार, एंड ऑफ द डे आप ये भी तो नहीं बोल सकते ना स्टेज पे चढ़ के ये यार मेरा ब्रेकअप हो गया था और मैं इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाया। और देखो एक सिंपल सी चीज़ है, आज की डेट में इतने सारे प्रो क्वालिफायर्स हो रहे हैं, ठीक है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर हम देखें कि हाँ चलो हम यूरोप छोड़ दें जहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत महंगी पड़ती है, अपने एशिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी और बहुत ज़्यादा प्रो क्वालिफायर्स हो रहे हैं, ठीक है ना, पूरा साल ही चलते रहते हैं। देन आई थिंक कि मतलब मसला ही क्या है यार, मसला ही क्या है, ठीक है ना, इम्प्रूव कर लो जो चीज़, जिस चीज़ की कमी है। यार देखो कई बार फिजिक अच्छी होती है लेकिन आप प्लेसिंग नहीं ले पाते, किस वजह से? क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। तो यार ठीक है, जो फिजिक ऑलरेडी आप लेके गए हो और जज ने आपको बोल दिया कि हाँ यू नीड टू वर्क ऑन योर पोजिंग और योर प्रेजेंटेशन, फिजिक आपकी अच्छी है, देन उस पे और वर्क कर लो थोड़ा, ठीक है ना। और पोजिंग प्रैक्टिस पे टाइम झोंक दो अपना यार, मत जाओ ना, मत जाओ हैंगआउट्स पे, मत जाओ। ठीक है, कहीं डेढ़ दो महीने बाद किसी एक आध वेकेशन पे चले गए अपना यार, जो जितना टाइम बैठ के आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, उतना टाइम यार अपनी पोजिंग को दो ना। 100 चीजें हैं और इम्प्रूवमेंट्स कभी खत्म होती ही नहीं है। और इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समवन, डू द राइट थिंग। और जो दूसरी सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है माइंडसेट में, दैट इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं है, द वर्क मस्ट गो ऑन। ठीक है, आप हारे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार मतलब एक शो हारने के बाद आप पूरे 6-7 महीने आप दिखे ही नहीं, एक बैड परफॉर्मेंस के बाद आप दिखे ही नहीं, कोई ढंग से आपका चेक इन नहीं आया, 6 महीने में आपने 3 चेक इन भेजे हैं, क्या ही करोगे? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे काम किया जा सकता है, लेकिन हम करते नहीं है। वाई? बिकॉज वी आर नॉट कंसिस्टेंट। और अगर आप मेरे से पूछो कि हम में और अमेरिकन में या यूरोपियंस में क्या डिफरेंस है, जो लड़के है ना एमेच्योर लेवल से प्रो रैंक्स तक और इवन प्रो शोज तक बहुत अच्छी प्लेसिंग्स मार जाते हैं 4 साल में, ठीक है ना। और 4 साल कम टाइम नहीं होता है। इफ यू आर कंसिस्टेंट, आपकी कंसिस्टेंसी है, 6 मील दिन के चल रहे हैं आपके और ताबड़तोड़ वर्कआउट चल रहा है, रिकवरी को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो, 4 साल आर मोर देन इनफ फ्रॉम टेकिंग यू, जितने आज की डेट में चांसेस हैं, फ्रॉम टेकिंग यू फ्रॉम एन एमेच्योर स्टेज टू दी ओलंपिया। 4 साल सफिशियंट हैं, 4 साल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। वो है, बट डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप पे काम हाँ, करते हो, कितना आप जेनेटिक्स भी मैटर करती है यार, जेनेटिक्स मैटर करती है इस चीज में, है ना, आपकी बॉडी क्या कितना बेटर रिस्पॉन्स देती है। कितना आप सेल्फ अवेयर हो, वो मैटर करता है बिल्डिंग में। इफ आप सेल्फ अवेयर नहीं हो और आप भी सोचते हो मेरा बॉडी सबसे परफेक्ट है, तो आप नहीं जा पाओगे। मैं बहुत से एथलीट्स देखता हूँ हर साल, मैं हर सीजन लगभग ही खेल रहा हूँ, तो मैं ऑब्जर्व भी करता हूँ दूसरे कंपटीटर्स जो आते हैं। तो मुझे मेरा फॉल्ट पता है, पर जो कंपटीटर्स ऑन पॉइंट आते हैं, पूरे श्रेडेड आते हैं, तो मैं एक चीज नोटिस करता हूँ यार, उनकी बॉडी लास्ट 3 ईयर से मैं सेम ही देखता हूँ। मतलब उतना ही चेस्ट है, उतना ही बैक है, उतना ही शोल्डर है, मतलब तो आते ही गोल्ड लेके उधर ही से निकल जाते हैं। प्रो लगता नहीं है, या सेकंड हो जाते हैं, थर्ड हो जाते हैं, सेम ही रहता है। इवन दो देर ऑन पॉइंट देयर कंडीशन, बट वो सेल्फ अवेयर नहीं होते। उनको लगता है कि उनके जिम में जितने बंदे उनको बोलते हैं कि सर आप तो टॉप के बॉडी बिल्डर हो, उन्हीं को सुन के वो सोचते हैं कि यार मेरी भी इतनी बॉडी एनफ है। मतलब यार मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं यार लड़के, जो मतलब शोज पे जाते हैं 7-8 दोस्तों को लेके, ठीक है ना, हाँ। और दोस्त लोग बोल रहे होता भाई तू खतरनाक, तू खतरनाक, तू सबसे खतरनाक, तू ही है, तू ही है, तू ही है। मेडल पड़ता नहीं है, ठीक है ना। हाँ। और बाद में फिर कोच के गले पड़ जाते हैं कि जी ऑडियंस तो बोल रही थी कि तुम ही जीत रहे हो। भाई ऑडियंस कहा थी, तुम्हारे साथ के 10 बंदे थे। हम्म। मेरे साथ हुई हैं ऐसी भाई। चीजें। हाँ,
मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा ये फॉल्ट है, तुम्हारा पोजिंग सही नहीं है, प्रेजेंटेशन सही नहीं है, ठीक है ना। और या फिर तुम मतलब पिछले 2 महीने से खेलते ही आ रहे हो, बॉडी उस तरह की नहीं है जैसी पहले शो में थी, हाउ यू कैन कंपेयर दैट, है ना। नहीं जी नहीं, सब बोल रहे थे और देख रहा हूँ कि 2 हफ्ते बाद किसी और कोच के साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। मेरे से भिड़ रहे हैं कि आप लड़े नहीं हमारे लिए। भाई मैं क्यों लड़ूंगा जब मुझे तुम्हारी गलती पता है, मुझे तुम्हारी बॉडी में जो लूप होल हैं मुझे दिख रहे हैं, मैं जजेस से क्यों लड़ूं। हाँ, कितना लड़ोगे हाँ। और किस जज से लड़ोगे आप? और फिर ना वो आपके मतलब डीएनए में बैठ जाती हैं यार वो चीजें लड़ाई करने वाली, ठीक है, फिर आप हर जगह ही लड़ोगे। तो डिसीजन की हो वजह चुका है, हाँ डिसीजन हो चुका है, रिवर्स वो होने वाला है नहीं। तो मतलब लड़के तो यार तुम अपना एक मतलब स्टेटस ही डाउन कर रहे हो। हाँ ठीक है, ये नहीं है कि डिसीजंस गलत नहीं होते हैं, डिसीजंस गलत होते हैं, बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, ठीक है ना, सामने से रीजनिंग पूछ सकते हो, ठीक है ना, हाँ। डिसीजन तो चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। और मेरे साथ मतलब अगर मैं आज तक कहीं बोला हूं ना तो सिर्फ एक ही इंसिडेंट था कि वो चीजें सामने दिख रही थी, है ना। और लेकिन वहां पे हमने ये नहीं बोला उनको कि हाँ दोबारा कंपैरिजन कराओ या डिसीजन चेंज करो, नहीं। सिंपल बोला कि हाँ क्यों, है ना, कि आपको क्या लगा कि जिस वजह से टाइटल नहीं दिया गया, दे डोंट इवन हैड द एक्सप्लेनेशन, तो हम फिर आ गए, फिर क्या ही बोले अब उनसे। जिस जज के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, हाँ होते हैं यार, लेकिन ये नहीं है कि हर जगह ही आप लड़ाई भिड़ाई करते रहो, वो बातें ठीक नहीं है। बिकॉज एंड ऑफ द डे आपके वो 8-10 8-10 दोस्तों को ना आप अच्छे ही लगोगे, ठीक है, चाहे आप वाटर बफलो बन के चले जाओ स्टेज पे, वो तो आपको अच्छे ही बोलेंगे। और दोस्तों के पीछे लग के अपने कोच के साथ रिलेशनशिप खराब मत करो, ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है अपने इंडियन एथलीट्स में। भाई मैंने देखे हैं यार, बाहर के बहुत एथलीट्स देखे हैं, मतलब ओलंपियंस देख लो यार, जे केल्डर, क्रिस एसिटो, कितना लंबा टाइम, सेकंड 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 सेकंड, है ना, फिर जाके दे गॉट द ओलंपिया, राइट। अब क्रिस एसिटो के साथ रमोन डिनो, ठीक है, थर्ड सेकंड सेकंड सेकंड, और देन अभी प्लेसिंग नीचे भी गया। सारा ब्राजील एक तरह से बोल रहा है कि कोच चेंज करो, कोच चेंज करो, लेकिन उसने नहीं किया। सो ये चीजें ऐसे नहीं होती हैं। अब रमोन को पता है यार उसकी पोजिंग सही नहीं है, पोजिंग पे उसको काम करना पड़ेगा, स्टेज के पीछे नर्वसनेस, उस चीज को टैकल करना पड़ेगा, राइट। तो ये वो चीजें हैं जिन पे काम कभी खत्म होता ही नहीं है, बॉडी बिल्डिंग में काम खत्म नहीं होता यार आपका अपने आप पे। और जिस दिन आप काम खत्म करने की कोशिश करोगे अपने आप पे, उस दिन आपका करियर खत्म है, सिंपल है। हम्म। लॉन्ग लॉन्ग गेम है बहुत ज़्यादा, अगर आप उस पे मतलब ध्यान देना पड़ेगा हर एक बारीक पे, हर एक चीज़ को बैलेंस करनी पड़ेगी। मैंने देखा है अगर कोई भी चीज़ आप सोचते हो कि मैं ज़्यादा वर्कआउट करूंगा और हो जाएगा, नहीं होगा। ज़्यादा कुछ भी करने से नहीं होगा, हर चीज़ को आप बैलेंस रखनी पड़ेगी कि डाइट भी बैलेंस रहे, कार्डियो भी बैलेंस रहे, आपका वर्कआउट भी बैलेंस रहे, स्लीप भी बैलेंस रहे। सारी चीज़ें को अगर आप 1:1:1:1:1 रेशियो में रखोगे, तभी जाके एंड रिजल्ट आपकी आएगी। और मैंने एक चीज़ देखा भी है कि अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे को प्रो कार चाहिए, तो आप एक लिमिटेशन सेट करते हो। मैंने ये चीज़ इस बार ही अपने माइंड से निकाल दी है। मैंने ये इस बार मेरा अप्रोच ये है कि यार मेरे को अपना 100% लाना है, कंप्लीट श्रेडेड। मेरे को मैं कभी श्रेडेड नहीं आता, क्योंकि मेरे को पता है जितना भी मैंने सबसे अच्छा पैकेज डाला है कंडीशनिंग कंडीशनिंग के हिसाब से थाईलैंड 2022, और मास विथ डेफिनेशन के हिसाब से मैंने 2024 शेरू। पर मेरे को यही टारगेट है कि जो मेंसिजी का जो होता है बैलेंस, शेप, कंडीशनिंग विथ फाइन डिटेल्स, जो आप कोर में देखते हो या लोअर बैक में देखते हो, वो चीज जो जजेस को चाहिए। क्योंकि आप, ये जजेस के ऊपर बेस्ड शो है, आपके दोस्त क्या बोलते हैं, आपका कोई क्या बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जज हेड जज अगर आपको नहीं देता है मार्क, या आपको प्रो करके ओवरऑल करके उसके बाद आपके प्रो शो में आपको प्लेसिंग नहीं देता, तो आप नहीं जा रहे हो। तो जजेस का कॉल क्या होता है, उस कॉल को ध्यान में रखते हुए मुझे अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से कितना मैं मैक्सिमम मसल मास तो नहीं, जो वीक बॉडी पार्ट से उसमें मसल ऐड करके एक प्रॉपर बैलेंस फिजिक बनाओ। और डेफिनेशन
वीक बॉडी पार्ट्स के काम के ऊपर काम करके मैं डेफिनेशन लाऊं, डाइटिंग, कार्डियो कंडीशनिंग और प्रॉपर पोजिंग में जो प्रेजेंटेशन होती है वो अपनी प्रॉपर लानी। क्योंकि जब मैं हर बार सोचता हूँ कि मेरे को प्रो चाहिए तो मैं अपने माइंड में एक लिमिटेशन सा डाल देता हूँ, और मैं पिछले एथलीट्स को देखता हूँ कि यार ये तो ऐसे थे, मैं भी ऐसा बन गया। पर अगर गोल या ओलंपिया है तो आप लिमिटेशन प्रो कार्ड की क्यों डाल रहे हो? एग्जैक्टली। तो आप अपना माइंड खुला रखो कि यार स्काई इज द लिमिट, और मेरे को हर दिन 100% देना है, ताकि अगर मैं जीतूंगा तो ऐसा जीतूंगा कि मैं पूरा ओलंपिया क्वालिफाई कर गया। अगर बुरा से बुरा क्या ही होगा आपको, तो आपको मन में एटलीस्ट रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैं कहीं से भी इससे ज्यादा नहीं कर पाता। हाँ एग्जैक्टली, हर टाइम जब भी स्टेज पे चढ़ो अपना बेस्ट देके चढ़ो, चाहे टाइम बाद चढ़ जाओ, राइट। लेकिन अपना बेस्ट देके चढ़ो। इफ़ यू आर नॉट 100% मेंटली देयर, देन आई थिंक कि बहुत मुश्किल हो जाता है फिर चीज़ों को एंड मोमेंट पे आके यू नो ऑर्गेनाइज करना। तो वो चीज़ है ही है यार। और एक चीज़ जो हमेशा मेरे माइंड में रहती है कि लूप होल्स में से, माइंडसेट लूप होल्स में से, दैट इज द ओवर एक्सपेंडिचर ऑन पीडीज। वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है अपनी कंट्री में स्पेशली, बहुत ज़्यादा है। मतलब हर दूसरे बच्चे ने यार आज की डेट में 21 साल का हुआ नहीं है और एच फ्रेगमेंट ये सारी चीज़ें डाल चुके हैं वो, जो कि उनको पता भी नहीं है कि हमें मिली क्या है। वो चीज़ें जो लेबल लगे हुए थे वो थी भी या नहीं थी। तो हम्म, इट्स जस्ट डिसगस्टिंग ऑन माई साइड, क्योंकि इतनी महंगी गेम ये है ही नहीं है। हाँ, और वही वही बात। अब मेरे को लाइव एग्जांपल है मेरा। अभी साथ का ही बंदा है जिम में, उसने एक कोच से ट्रेनिंग ली है, कोच का नाम मैं नहीं लूंगा, बट वो है, इंडिया में उसको जानते हैं बहुत ज्यादा लोग, वो एज अ कोच और एज अ एथलीट एज वेल, अगर इफ यू कैन गेस इट आउट। बट द थिंग इज, उसका उसने मेरे को भेजा कि ब्रो मेरे को ना ऐसा ऐसा सारा कुछ मिला, देख के प्रोटोकॉल, ये मैंने ये करा है वो करा है। मैं बोला चलो ठीक है सही है। अभी उसका डाइट का खर्चा महीने का 40,000। मैं सोच रहा भाई तू क्या खा रहा है? अभी भुवनेश्वर उड़ीसा में सारे जब चीप चीजें मिलते हैं, मतलब यहाँ पे महंगे भी नहीं है चीजें, तो इधर को इतना महंगा कब पड़ रहा है? 40,000 का मैं तो पूरा ही खा लूँ, प्रेप खत्म कर लूँ 2 महीने 3 महीने का। चिकन कितने का आता है? चिकन बहुत सस्ता है यहाँ पे, राइस बहुत सस्ता है, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत सस्ते हैं भाई। तो कभी से फिश, सैल्मन और ब्लूबेरीज, ये एंटीऑक्सीडेंट्स ब्रो, यू गॉट विटामिन ई जो कि 40-50 की पत्ती मिलती है एंटीऑक्सीडेंट। तू कितना ही ब्लूबेरीज खाएगा, तू उतना 2 टैबलेट अगर खाएगा तो तेरे एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो गई। और तेरे एंटीऑक्सीडेंट कितना, मतलब दोज आर नॉट सस्टेनेबल डाइट। मतलब आप जितना ही फैशनेबल डाइट करोगे, आप 20 चीजें बनाओगे, अगर आप कुक रखते हो तभी वो आपके लिए बनाएगी। अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ अगर फुल टाइम आपके लिए खाना बना रही है तो ही वो पॉसिबल है। अगर खुद आप बना रहे हो तो पॉसिबल नहीं होगा। यू रोल्ड ओट्स बनाओ, आप उसको ऑमलेट बनाओ, उसको प्रॉपर स्पिनच डालो, में ये करो वो करो, नहीं होगा भाई। वो नॉर्मली आप खाओ। अगर आप मैक्रोस क्या, उसको ओवर कॉम्प्लिकेट करके फैशनेबल डाइट बना के क्लाइंट को ये दिखाना कि यार तूने जो पे करा है उसके लिए तेरे को ये मिल रहा है, और क्लाइंट के मेंटालिटी में भी वो चेंज हो जाती है कि यार मैं अगर इतना पैसा दे रहा हूं तो बॉडी बिल्डिंग तो ऐसे ही होती है। हाँ, पर बॉडी बिल्डिंग सिंपल है। बहुत सिंपल है यार, मैं बहुत सिंपल है। दो चीजें डिमांड करती है, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। हाँ, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपको इतना वो लगेगा ही नहीं, पैसे इतने लगेंगे नहीं। अगर आप शेप में हो तो ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स डाल के उस पतला करके अपने बॉडी को, फिर कंपटीशन खत्म होने के बाद सारा कुछ खाना, फिर से मोटा हो जाना, फिर से पैसे लगा के पतला होना। खाते क्यों हो? अब कंट्रोल्ड खाओ। मैंने निक वॉकर का एक पॉडकास्ट देखा, वो कंप्लीटली श्रेडेड लेता है क्योंकि उसको अपना गट को, वो उसका जो एब्स का स्ट्रक्चर है उसको खराब नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो फ्रेम है वो इतना बैलेंस नहीं है, जब एस्थेटिकली प्लीज नहीं है। तो बोलते हैं मेरे को मन ही करता है मैं रिब्ड रहूं साल भर, मैं क्यों फैट ऐड ऑन करूं? पर मैं खाता भी हूँ, आई लाइक चॉकलेट्स, बट आई डू ईट इन अ वेरी पोर्शन वाइज। मतलब हफ्ते में कभी संडे गया, मैंने एक बस खाली आइसक्रीम, खत्म। अब इतना बड़ा बॉडी, वो 80 पाउंड्स का, इतने एक स्कूप आइसक्रीम से थोड़ा फैट लग जाएगा उसका? चांस ही नहीं है। बट अगर आप सोचोगे कि मैं पूरा ही डब्बा खाऊं और हर दिन खाऊं, अभी तो मेरा पूरा चल रहा है फ्री, हूँ मैं अभी खाऊंगा तो नहीं चलता। बस इंडियन माइंडसेट में मैं ये भी देखता हूँ कि बाहर हम लोग देखते हैं कि अगर आपका शो खत्म हो रहा है,
then there is a rebound phase and health phase, then you come bulking phase, then आपका एक होता है 1 महीने का buffer period, then you go for cutting phase. But यहाँ पे there is only cutting, और कोई phase नहीं होता. There is no phase, there is no growth phase, push phase, कुछ नहीं ब्रो. कट करना है बस. अभी मेरी बॉडी ऐसी है, 12 weeks आउट, अभी मेरी बॉडी श्रेडेड होगी, तो वो अब डन. इसलिए वो अभी अभी किसने बोला था, निक वॉकर का जो पहला वाला कोच था उसका नाम मैट जेंसन था, मैट जेंसन ने एक बात बोली थी और द ट्रूथ पॉडकास्ट में. तो वो उसने बोला था कि यू जस्ट वन ऑफ सीजन अवे फ्रॉम शोइंग योर बेस्ट. तो ऑफ सीजन इज द प्रेप, एग्जैक्ट नॉट द प्रेप. ऑफ सीजन इज द प्रेप, ऑफ सीजन इज द प्रेप भाई, सिंपल सी बात है. हाँ, क्योंकि काम ऑफ सीजन में ही लगता है आपको. आपको मसल गेन करना, बॉडी बिल्डिंग मतलब मसल ऐड करना वही डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी कट करना तो सारे आपका मेंटल गेम, बट वर्क करना, पूरा पूरा वर्क पुट करना वो आपका ऑफ सीजन ही है. अभी कट में आपको बस कंसिस्टेंट रहना है. अभी मैं सिंपल चीजें नहीं कर पाता, मैं से वो कंसिस्टेंट कट मेरा लैक करता है, इसलिए मेरा कंडीशनिंग 100% नहीं आता. जबकि मेरे को पता है मेरी स्किन बहुत पतली है, क्योंकि थाईलैंड में मेरे को पता था कि मेरी स्किन कैसे दिख रही थी, जो सरन रैप स्किन, मतलब पूरा ही पॉलिथीन जैसा स्किन, कुछ है ही नहीं स्किन के नीचे. एग्जैक्टली. कर सकते हो आपके मसल्स. हाँ, और वो चीज़ करनी पड़ेगी, वो चीज़ हमें इस बार करनी पड़ेगी. और यहाँ पे ना दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं. अ, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आपको साल में एक ही बार खेलना चाहिए, राइट. लेकिन रमन साल में दो बार खेलता है. उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज इवेंचुअली बहुत सारे लोग हैं रमन जो हमें बहुत क्लोजली फॉलो करते भी हैं, राइट, जो हमारी टीम के बहुत यंग और बट यंग बोल सकते हो लेकिन मेंटली मैच्योर लड़के हैं, है ना, जो एक्चुअल में दे बिलीव इन अ लॉन्ग रन. तो उन सब के लिए मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई इस भी करूंगा, दैट वाई रमन डू 2 shows इन अ ईयर. फर्स्ट ऑफ ऑल रमन इज वेरी नियर टू द वेट कैप, ऑलमोस्ट 1 kg का डिफरेंस है. दैट इज नॉट अ बिगर डिफरेंस कंपेयर टू हिज प्रो वेट लिमिट, राइट. और उसके बाद दूसरी चीज कि रमन को ज़्यादा हेफ्टी, ज़्यादा बड़े पीईडी साइकिल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आधा टाइम अगर मतलब 6-6 महीने में 6-6 महीने की 2 preps हो गई, राइट. हाँ, तो उसमें से ये मान के चलो कि जो बेसिक 3 महीने पहले 3 महीने बाद वाले वो ऐसे होते हैं. 6 महीने साल में ऐसे होते हैं कि जब या तो एक आधा ml टेस्ट चल रहा है या तो है ही नहीं है, बिल्कुल ही बंद हो जाता है. तो यहाँ पे ये सस्टेनेबिलिटी है, बिकॉज चीज़ें बहुत जल्दी, हार्मोनल हेल्थ होगी, ऑर्गन हेल्थ होगी, बहुत जल्दी वापस आती है, बॉडी रिफ्रेश, बहुत जल्दी रिफ्रेश मोड में आ जाती है. हाँ, अगर हम नहीं जीते तो उसके पीछे ये नहीं था कि हाँ मतलब बॉडी हेल्दी नहीं थी या बॉडी रिस्पॉन्सिव नहीं थी, सब कुछ था. देयर वर सम इश्यूज, बट वो इश्यूज ऐसे हैं ना तो हम यू नो किसी के सिर ऊपर भांडा नहीं फोड़ सकते हम, हमें उन पे काम करना पड़ेगा. वो चीज़ें हमारे माइंडसेट को लेके हैं कि हमें इन एवरी सिचुएशन वी हैव टू बिहेव लाइक अ प्रो, कि जैसे हमारी रोजी रोटी इस काम पे टिकी है, कोई आए कोई जाए, किसी को कुछ हो फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट हमें अपना काम करना है. तो उस माइंडसेट के साथ हमें ये सीजन देने पड़ेंगे. और सेम गोज विद दैट, राइट, कि आपको जो बिगिनर्स हैं और इंटरमीडिएट्स हैं विच आर ग्रोइंग राइट नाउ, साल में सिर्फ एक बार ही आपको compete करना है. 2 बार compete करोगे यू विल लैग बिहाइंड वेरी मच. और आप देखते जाओगे कि जो आपसे पीछे थे लड़के वो ग्रो कर रहे हैं, वो एफर्ट के साथ ग्रो कर रहे हैं, टाइम के साथ ग्रो कर रहे हैं, और आप नहीं कर पा रहे. तो वो आपका मतलब एक जो होता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं कि या हम बहुत ज्यादा डोज ले कम दिन तक, या बहुत कम कम डोज ले लंबे समय तक, कौन सा हेल्दी रहता है हमारे लिए. तो वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी कितना रह सकती है. अभी मैं अगर सुबह उठूं और मैं अभी 5 किलोमीटर चल सकता हूँ और या 2-3 किलोमीटर भाग सकता हूँ, मैं मतलब हेल्दी हूँ अगर कुछ ना करके भी. मतलब मेरा हार्ट हेल्दी है, मेरा आर्टरीज ठीक है, मैं वो नहीं और आउट ऑफ ब्रेथ नहीं जा रहा हूँ, मेरे को केजी नहीं दिख रहा है, तो मेरा इंटरनल फंक्शंस
ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि आप जब साइकिल लेते भी हो तो आप पीक वीक से पहले आपकी जो ब्लड मार्कर्स है वो सही है कि नहीं है। ये तो आपकी बॉडी पीक कैसे करेगी अगर आपकी बॉडी बहुत ही डेट्रीमेंटल कंडीशन में है। मैंने सुना है बहुत बारी कि एथलीट्स बोलते हैं कि यार पीक वीक तो बॉडी पूरी खत्म हुई होती है, किडनी और लीवर पूरे जले हुए होते हैं ये सब। तो भाई तू पीक कैसे करता है? अब तो बोल रहा है कि मैं थोड़ा कार्ब्स खा रहा हूँ तो मेरे बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है। ऑब्वियसली तेरा ब्लड प्रेशर हाई है, तेरे वाटर रिटेंशन होगी। तू खाएगा, शुगर बीपी बढ़ेगी, ब्लड रिटेंशन वाटर रिटेंशन होगा। अब आप चेक नहीं करते, जब आप देखो ओलंपिया, जब आप वीडियोस फॉलो अप करते हो तो सारे ओलंपिया एथलीट्स क्या करते हैं, एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले ब्लड रिपोर्ट करते हैं। अगर आप की फॉलो करो तो वो देखते हैं उनका KFT कितना है, उनका वो इन्फ्लेमेशन कितना है। अगर इन्फ्लेमेशन है तो 1 2 दिन ऑफ लेते हैं या वॉल्यूम बहुत कम कर देते हैं वर्कआउट्स का, क्योंकि उस टाइम में आप मसल ऐड नहीं करना। अगर आप 1 2 वर्कआउट भी करो तो आप बहुत प्रॉपर्ली मसल गेन अप भी करोगे। तो पीक वीक में क्या आपको आपके बॉडी को प्रॉपर्ली चेक करना है कि आप जो ले रहे हो PD कितना ले रहे हो और कितना कम करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी इतनी फ्रेश रहे। पूरी फ्रेश नहीं होगी ऑब्वियसली, पूरी फ्रेश आप बोलोगे कि पूरा सारे मार्कर्स अच्छे रहे, नहीं। बट जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपकी सही रहनी चाहिए, आपकी लीवर हेल्थ नॉर्मल रहनी चाहिए, आपकी किडनी हेल्थ नॉर्मल रहनी चाहिए, ताकि जब आप पीक करो तो आप प्रॉपरली अच्छे दिखो, स्टेज के ऊपर हेल्दी दिखो, फ्रेश दिखो। एग्जैक्टली। बिकॉज एक सिंपल सी बात देखो ना कि यार अगर पीक वीक में एंटर करने से पहले ही तुम्हारा एस्ट्रोजन लेवल फकअप हो चुका है ना, इट इज थ्रू द रूफ, 70 80 पे तुम्हारा एस्ट्रोजन घूम रहा है, हाउ यू आर सपोज टू लुक ड्राई, राइट? हाँ। ड्राई और शेडेड नहीं दिखोगे बिकॉज योर एस्ट्रोजन इज टू मच हाई। और एस्ट्रोजन का सबसे बड़ा ट्रेट यही है कि वो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करेगा इफ इट इज टू हाई, राइट? और एस्ट्रोजन इज वेरी क्रिटिकल। लड़के या तो एंटी एस्ट्रोजन का इतना ज़्यादा अब्यूज कर देते हैं कि मतलब देयर एस्ट्रोजन इज वेरी 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 लो, और वो आपके मूड के लिए डेट्रीमेंटल है। टू बी ऑनेस्ट, एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है, अगर 2 महीने के बाद अगर आप अपना ब्लड मार्कर्स चेक करवाते हो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लो है, तो आपका मूड सही नहीं रहेगा, राइट? आपकी लिबिडो सही नहीं रहेगी, राइट? और अगर बहुत ज़्यादा लगता है देन आपको एंटी एस्ट्रोजन थोड़े ऐड करने चाहिए। लेकिन अगर कम लग रहा है ना, कि लग रहा है कि अगर मतलब जो डाउनवर्ड रेंज है उसके करीब जा रहा है, तब भी मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि एंटी एस्ट्रोजन को बंद करो, राइट? ताकि आपका मूड डिप्रेसिव ना हो। और टू बी ऑनेस्ट, पीक वीक में बेटर दिखने के लिए आपका मूड, आपका बॉडी दोनों ही बहुत सॉलिड कंडीशन में होने चाहिए। अगर नहीं है तो सॉरी टू से आप पीक नहीं कर पाओगे अगर आपका मूड सही नहीं है। हाँ, बिकॉज इट इज ऑलवेज माइंड एंड मसल। तो अगर आपका माइंड सही, मतलब सही नहीं रहेगा, अगर आपका एस्ट्रोजन हाई रहेगा तो आपकी इट इज फॉर श्योर आपकी जो हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि एस्ट्रोजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट हेल्थ। और हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आपका इन्फ्लेमेशन रहेगा बॉडी में, और इन्फ्लेमेशन रहेगा तो ब्लड प्रेशर भी रहेगा। ब्लड प्रेशर इज अ किलर, आपकी किडनीज के लिए तो बिगेस्ट किलर है। तो अगर आपकी किडनी फ्लश आउट ही नहीं कर पा रही वाटर, आप उसके ऊपर डायरेटिक्स भी डाल रहे हो, उसके ऊपर AI भी डालते हो, तो आपकी बॉडी पीक कभी नहीं कर पाएगी, कभी भी नहीं कर पाएगी। आप कभी भी अच्छे नहीं दिखोगे। आपको 2 3 दिन के बाद जिम में आप अच्छे दिखोगे, क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी बहुत मतलब होनी शुरू हो जाएगी। जब आप अपने एस्ट्रोजन को क्रश करते हो, 10 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, 10 से 40 नैनोग्राम पर डेसीलीटर की मार्किंग होती है। अगर आप 10 से नीचे चले जाते हो, जब आप लेक्ट्रोज यूज करते हो तो वो 10 से नीचे चली जाती है, कम पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो आपको शो के बाद एटलीस्ट TRT 1 पर 1 महीने रह के उसको छोड़ना है, ताकि आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज करो, थोड़ा वो अपग्रेड हो जाओ, एस्ट्रोजन नॉर्मल हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। पूरा ही कोल्ड टर्की मत जाओ, ताकि पूरा ही कब कंपटीशन खत्म, मैं अभी खा रहा हूँ सब जो भी मन करे वो, और कुछ भी हार्मोनल हेल्थ नहीं ले, मतलब सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, तो वो बहुत बुरा होता है। खुद के साथ बुरा होता है। अब आप रिगेन भी नहीं कर पाते हो स्ट्रेंथ, मसल मास आपका लॉस होता है। तो आपका जो रिबाउंड फेज है वो बहुत ही नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है पूरा। हाँ एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि देखो कई बार ना अपना इतना ऑर्गन डैमेज ना कभी प्रेप या पीक वीक में नहीं होता, जितना मतलब शो के बाद हम आड़ा टेढ़ा खा के कर लेते हैं, वो टाइम ऐसा होता है। हाँ, गट हेल्थ हो गए चाहे यार लीवर रीडिंग्स हो गई, लीवर एंजाइम्स जितना
मतलब जितना आप बकवास खाओगे उतना ज़्यादा आपका लीवर लोड लेगा ही लेगा, आपके एसजीओटी एसजीपीटी आपके हाई जाएंगे ही जाएंगे जितना आप फालतू का चीट करोगे। वाटर रिटेंशन अलग से होगा, यूरिक एसिड शूट अप अलग से करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप अपने शो के बाद वाला जो 2 से 3 वीक का टाइम है उसको ढंग से बंदों की तरह करो, जानवरों की तरह ना करो। बिकॉज बहुत सारे मतलब अनवांटेड रिस्पॉन्सेज हैं ऐसे जो बॉडी देती है आपकी, जब आप एक तरह से आउट आउट ऑफ द ट्रैक टोटली जाके ये भी खाओ वो भी खाओ ये वो फलांडी नहीं। अगर आप उस फेज को वाइजली यूज करते हो तो आपको ऑफ सीजन उतना टाइम, शायद मान के चलो कि यार अगर आप रीबाउंड के जो 4 वीक हैं उनको ढंग से डाइट ट्रेनिंग और रिकवरी रेस्ट पे लगा लो ना, तो दैट इज द टाइम कि जब आप विदाउट पीईडीज भी एक्चुअल में बॉडी में मसल मास ऐड ऑन कर पाते हो। बिकॉज वट एवर द न्यूट्रिशन यू आर टेकिंग इट इज गोइंग डायरेक्टली टू द मसल्स, इट्स नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर फैट गेन्स। न्यूट्रिशन पार्टीशन प्रॉपरली होती है, आपकी पार्टीशनिंग बहुत अच्छे से होती है अगर आप सही रहते हो। लेकिन अगर आप खाओगे ही गंद तो ऑब्वियसली बात है कि दिक्कत तो देगा ही देगा वो। क्योंकि वो उस पीरियड में क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो हार्मोनल कैपेसिटी है वो पीक में होती है, क्योंकि एक ही बारी में ड्रॉप नहीं होता आपकी हार्मोनल कैपेसिटी। और आप इतना मेटाबॉलिज्म हाई होता है कि आपकी फूड की जो ब्रेक डाउन कैपेसिटी वो बहुत अच्छी होती है, आपकी डाइजेशन अच्छी होती है, क्योंकि आपने पीक पीक करा हुआ है, आपकी डाइजेशन अच्छी होगी इसलिए आपने पीक करा है तो प्रॉपरली। और उसके बाद अगर आप अपना गट हेल्थ सही रखते हो और आप खाते रहते हो तो वही टाइम में जब आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है बीएमआर है वो आप बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 3000 पे है और आपने सुना होगा कि यार ये वो बॉडी बिल्डर 3500 कैलोरीज खा रहा है बट ही इज बर्निंग फैट, वो 4000 कैलोरीज खा रहा है बट इज बर्निंग फैट। बर्निंग एग्जांपल इज वेस्ली विसर्स, जब उसने फर्स्ट टाइम पॉस ऑफ आउटलॉ को ज्वाइन करा था ही वाज ईटिंग 1800 कैलोरीज एंड ही वाज फीलिंग इट हार्ड टू बर्न फैट। उसके बाद वाले शो में ही वाज ईटिंग 3800 कैलोरीज बट ही वाज डिप्लीटेड, क्योंकि उसने उस फेज को काउंटर करा, उसने कुछ खाया नहीं और उसने अपने बीएमआर को बढ़ाया। आप खाते रहते हो स्मॉल मील्स कंटिन्यूअस टाइम्स और आपकी बॉडी ऑलरेडी मेटाबॉलिक फर्नेस होती है, तो आप बैठे आप जो आपका 3000 मेटाबॉलिक रेट का रेंज वो 4000 तक चला जाएगा। और आप जब उसको बढ़ाते रहोगे आप 5000 6000 क्लीन मील्स खा रहे हो। तो आप सोचो जब आप 6000 पे आपकी बॉडी फैट 12% है, जब आप ड्रॉप करोगे 4000 में तो आपकी बॉडी तो ढूंढेगी ना भाई कहाँ गया। हाँ, ठीक है कि आपकी बॉडी ढूंढेगी तो आप 4000 में आपकी बॉडी 80% 7% बॉडी फैट वो रहेगी। बट अगर आपने बॉडी फैट ही बढ़ा लिया रिबाउंड फेज में तो आप फिर से उसको डाउन करो, फिर से खाओ, फिर से 1800 में आओ। जो इस बार मतलब अभी धैर्य का जो वार्म अप शो था इस बार, तो वहाँ मतलब वार्म अप शो से पहले एटलीस्ट मैंने 3 वीक पहले, 2.5 से 3 वीक पहले मैंने उल्टा फूड कम करने की जगह फूड बढ़ाना शुरू किया। और बॉडी मतलब फूड बढ़ाते जा रहे हैं, बॉडी उसके बाद या तो वेट ड्रॉप करती जा रही है थोड़ा थोड़ा, या वहीं पे स्टेबल है। मतलब 2 दिन स्टेबल रही, फिर उसके बाद वेट ड्रॉप हुआ, 2 दिन स्टेबल रही, फिर और वेट ड्रॉप हुआ। मतलब वेट को रिटेन करने के लिए आपको ज्यादा फूड देना पड़ता है मसल मास को रिटेन करने के लिए, अगर आप अपनी डाइटरी अप्रोच को बहुत सही तरीके से देखते हो। अभी एक और एथलीट अपने ऑस्ट्रेलिया से, प्रभ पन्नू, राइट। हाँ। तो उनका अभी ही इज 13 वीक्स आउट आई थिंक from the regional show and 15 weeks out from the pro qualifiers in Australia. तो हमने प्रेप शुरू करा। ही वॉज ईटिंग अराउंड 370-380 ग्राम ऑफ राइस पर मील, राइट। उसको मैं मतलब प्रेप स्टार्ट करते ही 2 बार ड्रॉप किया और मैं उसको 270 पे लेके आया, 370 से 270 या 260 के आसपास। भाई वेट फटाक से गिरना शुरू हुआ और बॉडी जस्ट 3 दिन में बॉडी ऑलमोस्ट लीन लगने लगी कि जैसे 4 वीक्स आउट है। और वहां से अभी ही वाज सिटिंग ऑन 93 से हमने प्रेप स्टार्ट किया और फटाक से आया वेट 87, राइट। 87 पे मैंने फूड और देना शुरू किया। 270 ग्राम राइस थे वहां पे मैं लेके आया 300 ग्राम, दोबारा से बढ़ाया।
वेट और ड्रॉप हुआ, लेकिन कम ड्रॉप हुआ, उतना ड्रॉप नहीं हुआ जितनी तेजी से पहले आ रहा था, राइट। फिर जब देखा कि हाँ फिर नहीं रुक रहा, देन फिर हम उसको 220 सॉरी 320 330 तक लेके गए, राइट। और फिर बॉडी ने मतलब हर वीक फिर भी 200 से 300 ग्राम वेट ड्रॉप अभी भी करना जारी है बॉडी का, लेकिन वहां पे मसल मास रिटेन हो रहा है, फुलर लुक आ रही है, लेकिन बॉडी श्रेड हो रही है। मतलब 320 से 30 ग्राम राइस खा के भी बॉडी श्रेड हो रही है, एंड वी आर प्रेपिंग ऑन दैट। सो इट्स वेरी क्रूशियल टू टैप इनटू द मेटाबॉलिज्म, बिकॉज वो एक ऐसी जगह है जहां पे आपको जब फैट लूज होना शुरू हो गया, और इस फेज को ऐसे प्रेप करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मसल मेच्योरिटी एंड मसल मास, राइट। अगर आप सोचोगे कि एक बिगिनर एथलीट और इंटरमीडिएट एथलीट इस हिसाब से इतना खा के प्रेप कर लेगा, नहीं होगा। उसको कई बार थोड़ा ज्यादा पुश करना पड़ेगा, उसको रीफीड्स लेने पड़ेंगे। लेकिन ये ग्रेजुअल चेंजेस हैं जो कि एक ज्यादा मसल मास वाला बंदा कर सकता है, लेकिन एक बिगिनर इतने फूड पे कई बार प्रेप नहीं कर पाता, अनटिल अनलेस ही इज नॉट जेनेटिकली गिफ्टेड और मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट नहीं है, राइट। तो लेकिन अगर आप एक मैच्योर एथलीट हो, मसल मास आपका मैच्योर है, मसल मास आपके पास ज्यादा है, तो फूड कट्स आपके बहुत ही प्लान्ड होने चाहिए, सेंसिबल होने चाहिए। जब फैट लॉस हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, तब अगर आप फूड थोड़ा अप भी करोगे तो फैट लॉस को आप कंट्रोल भी कर पाओगे, मसल लॉस को कंट्रोल भी कर पाओगे, और इवन की रिस्पॉन्सेज भी आप ज्यादा बेटर ले पाओगे अगर आप हाई और लो का एक स्वीट स्वीट स्पॉट अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन भी बना के चलोगे। तो दिस इज ऑल डाइट मैनिपुलेशन। अगर आप सोचते हो कि कोई भी मैजिकल ड्रग्स आपको नए कोच हायर करने से आपको मिल जाएगा, तो वो कोच बस आपका ड्रग का डोज बढ़ा दें। दैट इज द एंड ऑल बी ऑल एवरीथिंग। वो वही होता है आपका नॉर्मल चीज़ें। अगर आपको इंडिया में सबसे अच्छे फार्मास्यूटिकल्स मिलते हैं, तो आप अगर आपको फिर भी आप हारते हो और आपको यूएस वाले आप से आगे निकल जाते, तो उनके पास कुछ तो अच्छा होगा। फूड वही सेम है, उनके पास सेम ही है, पर उनका अप्रोच बहुत ज्यादा डिफरेंट है फूड के मामले में। एब्सोल्यूट। दैट इज द रीजन व्हाई दे यूज्ड टू हायर न्यूट्रिशनिस्ट 90s में। चैड निको वाज अ न्यूट्रिशनिस्ट। उन्होंने तो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को हायर करना था। अगर हार्मोन्स ही सब कुछ होता, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हायर करके वो प्रॉपर लैब्स में अपना लैब रिकॉर्ड चेक करके वो रहते कितना टेस्टोस्टेरोन ये वो लेना है। व्हाई दे हायर? क्योंकि रॉनी कॉलमैन का फेमस वीडियो अगर आप देखोगे, तो ही वाज ईटिंग like 250 ग्राम ऑफ चिकन until and unless Chad told him to consume 400 ग्राम ऑफ chicken. हम्म। So आप चैड भी बोल सकता है ना, भाई तू 1 ग्राम ले रहा है, टेस्ट 2 ग्राम ले ले हाँ। और थोक। बट दैट उस मेंटालिटी इंडियंस आपको निकलना पड़ेगा कि आपको फूड चाहिए, कोई वो ड्रग नहीं चाहिए। TB 500 BPC 157 अभी मैं ये लगा लूंगा तो मेरी रिकवरी हो जाएगी। नो, वो नहीं होती। वो आपको मेरे मैं आस्क मी एनीथिंग में पूछता हूँ, सारे पूछते हैं ब्रो डोज बता दो। मैं बोलता तू ओरिजिनल प्रोडक्ट मेरे को दिला, मैं खुद लगाऊंगा भाई, तू दिला मेरे को। तू कहाँ से DB 500 खरीद के लाता है? कौन से लैब में वो बनता है? हाँ। जो रिटर्न वाले आते हैं कि वही GH डाल के दे देते, वो GH भी ओरिजिनल होता है या नहीं होगा पता भी नहीं। पता भी नहीं है, बिल्कुल 100%। तो अगर आप कंसिस्टेंट देखो, HGH जो है 191 अमीनो एसिड है, उसी अमीनो एसिड को तोड़ तोड़ के वो बनाते हैं पेप्टाइड्स। उस अमीनो एसिड है ही नहीं तो पेप्टाइड बनाएंगे कैसे? अगर आपको खर्च करना है तो ओरिजिनल HGH पे खर्च करो, फार्मास्यूटिकल्स टू आयु लो, 6 महीने तक लो, और आपको सारे TB 500 BPC 157 प्रैड CJC आई कमोरेडिन GHRP सब उसी में से मिल जाएगी। सब उसी में से मिल जाएगा। हाँ। अगर आपको सोच रहे कि यार GHRP 6 तो भूख करता है, अभी GH तो नहीं करता, आप अपने BMR को बढ़ाओ। हाँ, एग्जैक्टली exactly. लेकिन यार इनसे मतलब पूछ के तो देखो कि बीएमआर तुम अपना कैसे रेगुलेट करते हो। मैं यकीन से बोलता हूँ कि 99 आउट ऑफ 100 बॉडी बिल्डर्स को बीएमआर को मतलब चेक करने का या उसको एडजस्ट करने का तरीका भी नहीं पता है, बीएमआर भी नहीं हाँ। पता, आधों से ज्यादा को तो बीएमआर भी नहीं पता। लेकिन जो चीज आपकी, और ट्रस्ट में यार, मतलब अगर आप मुझे बोलो कि 150 ग्राम चिकन 200 ग्राम राइस में खा रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं। आपको हाँ। 80 किलो
से ऊपर जाना है मसल मास के टर्म्स में, और आप 4 मील दिन में 150 ग्राम राइस और 150 ग्राम चिकन और 200 ग्राम राइस के आप 5 मील भी खा रहे हो ना, आप कुछ भी नहीं खा रहे, लिटरली आप कुछ नहीं खा रहे। तो हाँ। तुम्हारा वीडियो कट गया यार। हाँ, पता नहीं। हाँ सेट है। हाँ। तो बेसिकली आप नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं खा रहे यार, यू नीड टू कंज्यूम वे मोर फूड, मतलब 220 230 ग्राम चिकन, 380 ग्राम राइस, इस हिसाब से ऑफ सीजन लगते हैं। और जस्ट इमेजिन कि उस ऑफ सीजन में भी आपको मतलब 1 घंटा कार्डियो करना पड़ता है। ये हाँ, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ सीजन। और ऐसी नहीं होती चीजें यार कि मतलब इतने ग्राम मतलब फूड नॉर्मलाइज सा रख लो, ठीक है, खाया नहीं जा रहा हमसे, हम यार कैसे नहीं खाया जाता जब मेरे एथलीट खा लेते हैं। और वो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बोलूं कि मोहित है ना एक बहुत ही जेनेटिकली गिफ्टेड एथलीट है, नहीं है, बट ही इज वर्किंग हिज एस ऑफ, राइट। और मतलब 370 360 370 ग्राम राइस, 200 ग्राम 220 ग्राम चिकन, है ना। और एक वो बंदा जिसका स्टेज वेट 75 था, ठीक है ना, इसके 6 मील्स हैं ये, ठीक है, 370-80 ग्राम राइस, 220-230 ग्राम चिकन, है ना। और उसको ये मील खाने के लिए सुबह 5 5:30 बजे उठना पड़ रहा है, 6 बजे तक उसको अपना मील वन लेना पड़ रहा है सुबह, तब जाके उसके 6 मील पूरे हो रहे हैं। हाउ, मतलब कैसे ही यार, आप मेरे को क्या ही एक्सक्यूज दे दोगे इन चीजों का, है ना। और ये चीज फूड ओवर एवरीथिंग आपको रखना पड़ेगा अगर आप बॉडी बिल्डिंग में ग्रो करना चाहते हो और बॉडी बिल्डिंग में आप लंबा चलना चाहते हो। टू बी ऑनेस्ट, इवन रमन, जितने भी हमने ऑफ सीजन करे हैं, आई थिंक वी हैड डन 90% ऑफ द टाइम इन अवर ऑफ सीजन विदाउट वे प्रोटीन। वे प्रोटीन तो आज तक भी मैं यूज नहीं करता। अगर फ्री में मिल जाए तो मैं खा लेता हूँ। तो अगर फ्री में नहीं मिलता तो मैं 1 रुपया नहीं खरीद खर्च करता वे प्रोटीन। कोई जरूरत नहीं है वे प्रोटीन, क्योंकि अब वे प्रोटीन से बहुत ज्यादा अच्छा क्रिएटिन ले लो। एक वे प्रोटीन से पूरे साल का क्रिएटिन आ जाएगा आपका। हाँ। आइस तो अगर खरीद रहे हो 7-8 हजार, तो भाई क्रिएटिन खरीद लो। हाँ पूरे साल का, 1 हजार का भी आएगा तो एक आपका क्रिएटिन हो गया। और क्रिएटिन खाओगे तो आपको लगेगा कि बॉडी में आपकी फील हो रही है, मसल आपका ग्रो हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ आ रही है। वे प्रोटीन का कि क्या है, मतलब आप चिकन से भी ले लो, अंडे से ले लो। हाँ ठीक है, मतलब मतलब वे प्रोटीन को उस हिसाब से रखो, ये मैं एथलीट्स के लिए बात कर रहा हूँ, जनरल पॉपुलेशन के लिए नहीं, बिकॉज जनरल पॉपुलेशन कई बार नहीं खा पाती, उनके पास इतना टाइम नहीं है, फूड मैनेजमेंट नहीं है, वो ले सकते हैं। लेकिन एथलीट्स के लिए वे प्रोटीन इज जस्ट लाइक आइसिंग ऑन द केक। अगर ठीक है किसी आप मतलब उसी जगह ही फंस गए जहाँ पे आपके पास मील अरेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है ना, भूखे मरने से अच्छा है कि अपना दाल चावल खाओ, साथ में वे प्रोटीन ले लो। बट द थिंग्स दैट अ सॉलिड फूड इनटेक कैन डू, नहीं, वे प्रोटीन कभी भी नहीं कर पाएगा यार वो चीजें। और इवन जो भी रमन की 2 बेस्ट प्रेप्स गई हैं, थाईलैंड और दिल्ली 2023, वो दोनों प्रेप्स में हमने एचजीएच यूज नहीं करा। हाँ, एच यूज करना मैंने बंद ही कर दिया। हाँ। बस 2023 के बाद मेरे को पता चल गया कि यार इट इज लाइक डेड लिफ्ट, नॉट वर्थ द, मतलब सक्सेस टू एक्सपेंडिचर रेशियो इज नॉट गुड इनफ। भाई मतलब मुझे आज भी याद है, रमन ने अ, मतलब 2022 एमेच्योर ओलंपिया की प्रेप पे नोवो नॉर्डिक्स तक एचजीएच खरीदे हैं। हाँ, मैंने पूरे इंडिया के सारे डीलरों के नंबर थे मेरे पास। जितने भी डीलर, सबको मैं पूछता था कि यार ये है वो है वो है, वो हाँ ये है वो है वो, कब किसका क्या लैंड होना है, इंपोर्ट होना है, सब सब पता था मेरे को। वो फोन ही मेरे से गुम हो गया तो नंबर भी चले गए। सारे स्टेट के सारे टॉप के डीलर्स के नंबर से मेरे पास। अब के कौन बेचता है कौन नहीं। अगर मैं मना कर दूं कि ये चीज नहीं मिल रहा ना इंडिया में, तो नहीं मिल रहा, तू ढूंढ ले। एलिसिटी केरला को ढूंढ ले, तेरे को अगर मिल गया तो देखते हैं। तो और वहाँ पे मैं सोचता था कि साइंस को पढ़ के मैं काउंटर कर लूंगा हार्डवर्क, पर ये होता है। नहीं, नहीं होता, नहीं होता। और ये चीज मैं तुम्हें समझाता था। हाँ, तो वो आप बीती पे होती है, जब आपको वो बीतता है ना तो आप बोलते हो कि नहीं। मैं मतलब उस वाली प्रेप में ना मैंने रमन को सच में यार मतलब मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि इट्स नॉट लाइक कि अगर किताबों से पढ़ के बॉडी बिल्डिंग होती ना, तो हाँ,
आज की डेट में हार्ड वर्कर्स और कंसिस्टेंट लोग बॉडी बिल्डर ना होते। लेकिन चलो, मैटर करती है यार, साइंस मैटर करती है, इट मैटर्स। बट साइंस कैन गिव यू एन आइडिया, साइंस कैन नेवर गिव यू अ पिन पॉइंट कंक्लूजन इन बॉडी बिल्डिंग। और पिन पॉइंट कंक्लूजन एक्चुअली आपको बॉडी बिल्डिंग में कोई भी नहीं दे सकता यार। इवन मुझे ना कई बार लोग पूछते हैं कि कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी का एग्जाम कैसे होगा, है ना। मैं तो सिंपली बोलता हूँ कि भाई कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू कुछ नहीं कर सकता है एक बॉडी बिल्डिंग कोच या बॉडी बिल्डिंग एजुकेशनल प्रोग्राम कभी भी पिन पॉइंट सर्टेनिटीज पे नहीं होता है, ठीक है। और मतलब अब जैसे जितने भी अब ग्रेजुएट होंगे यहाँ से, तो उनके एग्जाम्स ऐसे ही होंगे कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी में कि जब आपने पढ़ लिया पूरा इसको, देन आपका हमारे साथ एक जूम मीटिंग होगा 45 मिनट से लेके 1 घंटे का, जिसमें हम आपको केस सिनेरियोज पे आपकी राय पूछेंगे कि अगर आप यहाँ पे हो, ये केस सिनेरियो है, तो आप क्या करोगे। एंड दिस इज हाउ वी गोना सर्टिफाई दी कॉन्टेस्ट प्रेप एकेडमी ग्रेजुएट्स। बिकॉज चीजें होती ऐसी हैं, लॉजिकली ऐसी होती हैं चीजें। अगर मैं बोर्ड पे लिख दूं कि यार ये पीक वी कैसे होना है, नहीं होगा भाई, 100% हो ही नहीं सकता कि एक रिटन प्रोटोकॉल को कोई भी बंदा अप्लाई करे और वैसे ही रिजल्ट्स आ जाए, नहीं। एथलीट का लेवल क्या है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, मैच्योर है, टॉप लेवल प्रो है, ओलंपियन है, ये चीज मैटर करती है कि आपका पीक वीक कैसे डिफरेंशिएट होगा। तो हाउ यू कैन, मतलब देर आर नो पर्टिकुलर्स इन बॉडी बिल्डिंग। और जिस दिन आप इस चीज को समझोगे, उस दिन आप एक्चुअली दिमाग से बॉडी बिल्डिंग को समझने की कोशिश करोगे। और ये चीजें जरूरी भी हैं। बट चलो, क्या कर सकते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। और सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड प्रायोरिटाइजिंग योर रेस्ट, these are the things that you need to do consistently to be a good bodybuilder, not any fancy drug, not even HGH. To be honest, HGH बहुत आगे जाके आपको ज़रूरत पड़ती है, उन कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे 1% भी मैटर करता है, ठीक है ना। कि अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी में जाके आपको 1% इम्प्रूव कर रही है, ठीक है ना, देन यू एनालाइज द रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो ऑफ दैट, देन यू गो फॉर द HGH, राइट। अदरवाइज फूड as solid as training, rest proper, a proper rest, and basic anabolics, which are in the industry from past 5 decades, 5 6 decades, they are good to go. They are good to go. So that is that is it. I feel like these are all the things like everyone needs to learn about. Yeah, this is what bodybuilding and brains. And yeah, you need to understand that bodybuilding is very simple, and then again it is not so simple if done in the right way. Exactly. That is why you have that knowledge to understand that that is simple only. And that is the reason why you need to watch this podcast, because we are going to come up like really interesting topics and And really interesting people also. really interesting people as well. And they will share your experience that is valuable for you, because you will not get to know all those things in person, right? You cannot meet anyone in person and ask all those questions. We will ask it for you, and you need to watch it and you need to share it so that other people can know as well. Yeah. So, chale, We were normal. Yeah. that's enough for So you- episode 1. Right, Raman, just complete your word. What you were about to say. Yeah. So this is like you need to understand what bodybuilding is as a sport, not what people spread it as a myth. Like people think this is some kind of very nasty sport that we are doing drug dealing. No, you're not doing that. People need to clear their mind, and this is what the podcast is all about. We will teach you certain things where you learn about drugs as well, how to use it. I won't say safely, but properly. How to use, like, people will share their experience, what mistakes they have done. Those mistakes you will not be doing. And if you think that, okay, we are saying I am not a pro guy, I'm not experienced, we will bring pro guys that will tell you that drug is not important, because they have done that. Exactly. And they are in this complete market. Why? Because they're consistent, because they're healthy, because they're doing it, and everyone is working hard. And you see all the drug abusers, they do it for 1 2 years and they're no more in the market. And you Even, आने वाले बंदे अपने पॉडकास्ट में ऐसे हैं
जिन्होंने ड्रग अब्यूज भी करके देखे हैं, राइट? Yeah. You understand that, yeah, those trick you don't need to like repeat it in your life. Exactly. आपको एक एक बोलते हैं ना, एक स्टेप फॉरवर्ड मिल रहा है आपकी दूसरों की गलतियों से, आप भी सीख लो। और दिस इज व्हाट पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मिस्टेक्स मिलेगी, लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलेंगी, उसी को आप दिमाग में डालो। और सारे जितने भी एथलीट्स है, कोच है, इन्फ्लुएंसर है, सबको रीच आउट करेंगे ताकि आपके पास वो आ सकें और आपकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो पूछ सकें, तो आपकी जो नॉर्मल लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना वो भी आपकी सॉल्व हो जाए। इवन आज भी हमने बहुत एक कैजुअल तरीके से वो सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा है जो कि एक्चुअल में इंडियन माइंडसेट ऑफ बॉडी बिल्डिंग में लूप होल्स हैं, एंड वी विल जस्ट कीप ब्रिंगिंग दैट, और मज़ा करते रहेंगे। और ये मतलब ऐसे ही चलेगा यार, बिल्कुल सिंपल सा पॉडकास्ट होगा, ठीक है? बातें सिंपल नहीं होंगी, लेकिन एक तरह से इसकी आउटलुक बहुत सिंपल रहेगी। आई जस्ट वांट यू गाइस टू एंजॉय इट। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट्स, राइट? कोई फालतू की एडिटिंग नहीं है, कोई फिल्टर्ड क्वेश्चन नहीं होंगे यहाँ पे, कोई फिल्टर्ड आंसर्स नहीं होंगे यहाँ पे। आई विल मेक श्योर कि जो भी आए वो टोटली विदाउट फिल्टर्स आए। इवन कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपनी हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, चाहे वो शोज़ हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, है ना, प्रो शोज़ हो रहे हैं या इंडियन शो के जो एनालिटिक्स हैं, वो हम मतलब बिल्कुल अनबायस लेके आएंगे। वट एवर वी आर थिंकिंग अबाउट दैट, मतलब मज़ा करेंगे यार। और जस्ट जाते जाते एक चीज़, अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हो कि बॉडी बिल्डिंग होती कैसे है, देखो यार इस चीज़ का ना, ये चीज़ें ना मैं कई बार रील्स पे नहीं समझा सकता, जो हमारी प्रमोशनल रील्स होती हैं वहाँ पे ये चीज़ें मैं नहीं समझा सकता कि बॉडी बिल्डिंग एजुकेशन इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, राइट? बॉडी बिल्डिंग एजुकेशन कभी ऐसे नहीं हो सकती कि अ, आपने 12 हफ्ते पढ़ लिया और हो गया, राइट? या एक दिन की वर्कशॉप आपने अटेंड कर लिया और हो गया। नो डाउट दे आर द यूजफुल टूल्स। वर्कशॉप एंड लिटिल क्रैश कोर्सेज आर द यूजफुल टूल्स, जहाँ पे आप रिवाइज अच्छे तरीके से कर सकते हो अपनी चीज़ों को। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि हाँ, जो लोग वर्कशॉप्स करा रहे हैं या छोटे कोर्सेज करा रहे हैं, दे आर नॉट अप टू मार्क, दे आर डूइंग वेरी गुड। दे आर एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग द बॉडी बिल्डिंग टू यू गाइस, ठीक है ना? वो आपको बॉडी बिल्डिंग की एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन एक तरीका जिससे आप बॉडी बिल्डिंग में एक्चुअली एडवांस लेवल तक जा सकते हो, वो है एक बहुत ही लंबी और डिटेल्ड एजुकेशन को अडॉप्ट करना, विच इज एक्चुअली देयर इज ओनली वन इन द कंट्री, एंड दैट इज कॉन्टेस्ट प्रेप अकेडमी, राइट? ये इसलिए नहीं कि मेरी है, नहीं, क्योंकि ये इसलिए बिकॉज बहुत ही ऐसे टैलेंटेड नए कोचेस जो इंडियन बॉडी बिल्डिंग सीन में आगे चल के आने वाले हैं, दोज किड्स आर गोइंग टू बी द ब्रेकआउट कोचेस इन अवर कंट्री। दे आर पार्ट ऑफ कॉन्टेस्ट प्रेप अकेडमी। वो कॉन्टेस्ट प्रेप अकेडमी से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, हमारे साथ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जितना आप डीपली इस चीज़ में घुसते जाओगे ना, तब आप रियलाइज करोगे कि और कितनी चीज़ें सीखने वाली हैं। हमारी आज तक नहीं पूरी हुई यार। ये मान के चलो कि जो हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड करे थे, अभी 5 चैप्टर्स के तो अपडेट्स आ भी चुके हैं। 2-3 चैप्टर्स सप्लीमेंट्स में, 2-3 चैप्टर्स पीईडीज में, अभी इंट्रोडक्शन मॉड्यूल पे काम चल रहा है, एक चैप्टर नए इंट्रो मॉड्यूल का, नया पहला चैप्टर ही पूरे का पूरा दोबारा आया है, नई केस स्टडीज। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज फॉर यू, एंड इफ यू वांट टू डू the learning of bodybuilding, the number is given below the screen, and you can directly DM on Contest Prep Academy, our Instagram page, that is also given below the screen and also in the description. Make sure that only come to us when you are willing to put in the effort and time. That's all. और आने वाले episodes में definitely we will bring the more clarity, right? More interesting things and अपने personal experiences और मजा, right? All right, guys. Bye bye. Take care. See you in the next episode of Bodybuilding and Brains. Bye bye.